अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप सेल्फ असेसमेंट जो टेस्ट है 2024 के अंदर इसके केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करेंगे। बच्चे पास्ट पेपर फॉर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा देखा गया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट पेपर से पूछ लिए जाते हैं या उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ लिया जाता है। तो हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री के जो पोर्शन के क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, जो कि 2024 के अंदर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 जो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री पोर्शन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, इनमें से कौन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो है वो शो करेगा। बच्चे आप लोग एफएससी के अंदर इस चीज़ को पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन है, अब एक कार्बन का अगर डबल बॉन्ड बना है तो मीन टू से कि ये मज़ीद दो ग्रुप बन जो है वो दो चीज़ों के साथ अटैच हो सकता है। सिमिलरली ये भी दो कार्बन के साथ जो है वो मज़ीद अटैच हो सकता है। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की पहली कंडीशन ये होती है कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ये जो दो अटैच्ड ग्रुप हैं दे मस्ट बी डिफरेंट। मतलब अगर एक तरफ हाइड्रोजन है तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कोई और ग्रुप होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। सो द टू ग्रुप्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं कि कहाँ पर ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। लाइक देखिए बच्चे, प्रोपीन प्रोपीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो टोटल होते हैं आपके पास 3 कार्बन और एक जगह पर आप लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दें तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब अगर इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ तो डबल बॉन्डेड कार्बन को ज़रा देखें, ये हमारे पास आ गया जी C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब सिमिलर ग्रुप्स हैं तो सिमिलर ग्रुप होने की वजह से ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करेगा। बीटा ऑप्शन देखिए, वन ब्यूटीन। वन ब्यूटीन का मतलब कि टोटल आपके पास होंगे 4 कार्बन और वन ब्यूटीन का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो आप लोगों ने डबल बॉन्ड लगाना है। बाकी दोनों तरफ इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, क्योंकि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, तो ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप अटैच हैं तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करेगा। वन हेक्सीन, बच्चे वन हेक्सीन टोटल होंगे 6 कार्बन आप लोगों के पास, और अगर वन हेक्सीन है तो वन हेक्सीन का मतलब यह है कि पहले ही कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा, और अगर पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब बाकी जो दो चीज़ें होंगी वो हाइड्रोजन होंगी। तो इसमें भी सिमिलर ग्रुप अटैच हैं तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं कर सकता। पीछे बचता है हमारे पास टू पेंटीन। अगर हम लोग टू पेंटीन की बच्चे बात करते हैं तो पेंटीन का मतलब कि टोटल आपके पास होंगे 5 कार्बन, और टू पेंटीन का मतलब यह है कि इसके साथ अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड आएगा। अब बच्चे अगर आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन या बाकी चीज़ों को पूरा करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस कार्बन के साथ आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ CH2 आ जाएगा और इसके साथ CH3 आ जाएगा। अब हम लोगों ने डबली बॉन्डेड कार्बन की बात करनी है। अब अगर ये हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ बच्चे एक मौजूद है हाइड्रोजन और एक तरफ मौजूद है CH3 ग्रुप। इसी तरह से इस डबली बॉन्डेड कार्बन को देखें तो इसके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है और एक इसके पास CH2 CH3 ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो बच्चे देखें, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं तो इसका मतलब ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करेगा, और हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी दैट विल बी डेल्टा टू पेंटी। याद रखिएगा एमडी कैट के अंदर शॉर्टकट ये बताया जाता है कि जो वन अल्कीन्स होती हैं, नॉन सब्सटीट्यूटेड वन एल्कीन मतलब कोई सब्सटेंट ना लगा हो और वन एल्कीन हो, वो कभी भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर वन ब्यूटीन था, यहाँ पर वन हेक्सीन था, तो अगर आप सिंपली ये एक लाइन याद रख लेंगे ना कि अनसब्सटीट्यूटेड वन अल्कीन कैन नेवर शो द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, तो आप लोग विद इन द सेकंड राइट ऑप्शन के ऊपर पहुँच सकते थे। यहाँ पर तो मैंने अलग अलग जस्टिफाई किया इसको, आप लोग विद इन द सेकंड इस ऑप्शन के ऊपर पहुँच सकते थे। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो टू पेंटीन है, क्योंकि ये वन एल्कीन नहीं है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल नहीं है बल्कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड्स वाया द एडिशन ऑफ। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप लोग प्रोपीन के अंदर HOCl को ऐड करना चाहते हैं तो ये किस तरह से प्रोसीड करेगा। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ 40 Cl पॉजिटिव इन द फर्स्ट स्टेप। आपको बेसिकली इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए।
मैं आप लोग को इसका मैकेनिज्म यहाँ पे शो करता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर देखें बच्चे कि अगर हमारे पास प्रोपीन है लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आप लोग इसका रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं HOCl के साथ। बच्चे इस HOCl की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके ऊपर आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, जबकि क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों को पता है कि अल्कीन के पास पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड अवेलेबल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? ये पॉजिटिवली चार्ज क्लोरीन को जो है वो डोनेट करेगा, और ये वाला जो पूरे का पूरा बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस OH की तरफ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी बच्चे, यहाँ से एक और MCQs बन सकते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पर वो MCQs ही देता हूँ। अगर मैं इसको ऑप्शन नंबर A बोल देता हूँ और इसको मैं ऑप्शन नंबर B बोल देता हूँ, लाइक CH3 CH CH2 और Cl। लेट्स सपोज वो आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। लाइक आप लोगों के पास A ऑप्शन वाला इंटरमीडिएट बनेगा या आप लोगों के पास B ऑप्शन वाला इंटरमीडिएट बनेगा, मतलब क्लोरीन किस कार्बन के ऊपर जाकर बेसिकली अटैच होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर बने हैं इंटरमीडिएट के तौर पर फ्री रेडिकल्स, और वही चीज़ बनेगी जो कि ज़्यादा स्टेबल होगी। अब यहाँ पर आपके पास बन रहा है प्राइमरी फ्री रेडिकल, और यहाँ पर आप लोगों के पास बन रहा है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आके दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, और जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से ये मोर स्टेबल है, और इसी की जो है वो बेसिकली फॉर्मेशन होगी, ये वाली प्रोडक्ट है वो नहीं बन रही होगी। अब यहीं पर आप लोग लेकर आते हैं, ये जो OH नेगेटिव रिलीज़ होता है, और ये जो OH नेगेटिव होगा वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगी दैट विल बी CH3 CH CH2, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन और इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा OH। तो बच्चे ये हमारे पास है वो मेजर प्रोडक्ट है। खैर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों के पास पहले स्टेप के अंदर क्या चीज़ होती है, तो Cl पॉजिटिव जो है वो उसके अंदर ऐड होता है, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द एडिशन ऑफ Cl पॉजिटिव। तो ये चीज़ वैसे भी ये मार्कोनिकव रूल भी ओबे होता है यहाँ पर, अगर आप लोग देखें कि नेगेटिव पार्ट of the adding reagent goes to that carbon which has the least number of hydrogen atom। अब बच्चे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, तो OH जो है वो कार्बन नंबर 1 के पास जाएगा जैसा कि यहाँ पर मैंने शो किया है, और कार्बन नंबर 2 के पास जो है वो यहाँ पर क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही होगी, या क्लोरीन को जो है वो आप लोग ऐड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। Petroleum mainly contains the saturated hydrocarbon which is the falling fraction of petroleum contain the alkanes in the range of। तो बच्चे ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। जो हमारे पास गैसोलीन होती है इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो C4 से लेकर C13 तक होते हैं। बीटा ऑप्शन में कैरोसिन गिवन है, तो कैरोसिन के अंदर C8 से लेकर C14 तक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, और अगर हम लोग गैस ऑयल जिसको डीजल भी बोला जाता है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो ये C12 से लेकर C18 तक रेंज करते हैं, जबकि पैराफिन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का जो कंटेंट होता है दैट इज़ C23 टू C29। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाईहाइड्रिक फिनॉल्स एक्सेप्ट। अब बच्चे आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो आने चाहिए, इसके लिए आप लोगों को फेडरल की बुक का थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब की बुक के अंदर ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं मौजूद नहीं हैं। अगर हम लोग पैराक्रिसोल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि बेंजीन के एक तरफ जो है वो OH ग्रुप अटैच होगा और एक तरफ जो है वो CH3 ग्रुप अटैच होता है, इसको हम लोग पैराक्रिसोल का नाम देते हैं। अगर हम लोग कैटिकोल की बात करते हैं तो बच्चे इन केस ऑफ कैटिकोल हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ OH, और इसी OH के लिहाज से आप लोग ऑर्थो पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप जो है वो अटैच कर देते हैं। अगर आप लोग रिसोर्सिनॉल की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर भी तो OH ग्रुप अटैच होंगे, लेकिन ये ऑर्थो की बजाय मेटा पोजीशन के ऊपर जो है वो आप लोग OH ग्रुप को अटैच कर देंगे। और अगर हम लोग क्यूनोल जिसको हाइड्रो क्यूनोन भी बोला जाता है, अब बच्चे ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद रख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टेप वाले इसी तरह के एमसीक्यूज हैं वो पूछ लेती होती हैं। फेडरल की बुक से ये स्ट्रक्चर बेसिकली गिवन है। इसमें भी दो OH ग्रुप ही अटैच होंगे, लेकिन ये वाला जो OH ग्रुप होगा ये पैरा पोजीशन के ऊपर जाकर लगेगा। तो अब उन्होंने कहा था कि डाईहाइड्रिक फिनॉल कौन सा नहीं है। तो देखें इसके अंदर भी दो OH ग्रुप मौजूद हैं, इसके अंदर भी दो OH ग्रुप मौजूद हैं और इसके अंदर भी दो OH ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन जो पैराक्रिसोल है इसके अंदर एक OH ग्रुप मौजूद है और एक CH3 है, तो ये डाईहाइड्रिक नहीं है, इसमें दो OH ग्रुप नहीं है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी आर 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स व्हेन सेकंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन। बच्चे सिंपल सी एक आइडेंटिफिकेशन, बहुत से टीचर्स डिफरेंट तरह के आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। मैं जो चीज़ बच्चों को समझाता हूँ वो ये चीज़ होती है कि आप लोग जब ऐसा ग्रुप है ना जो एक से ज़्यादा एटम्स के ऊपर अटैच है, तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच एटम को देखें। लाइक अल्फा ऑप्शन के अंदर है ना OH, तो आप लोग जो डायरेक्टली अटैच है दैट इज़ ऑक्सीजन, इसको देखें। बच्चे अगर तो डायरेक्टली अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके साथ वाले एटम्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ वाले एटम्स के मुकाबले में कम होगी तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ये सिंपल सी एक बात है, इसी से हम लोगों ने जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब बच्चे 1 को देखें OH, अब डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। NO2 के ऊपर आए, नाइट्रोजन डायरेक्टली क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बना है ना, तो ये डायरेक्टली अटैच है और ऑक्सीजन उसके साथ है। अब डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का अगर ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो दिस वन इज़ द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप COOH। अब डायरेक्टली अटैच है कार्बन और उसके साथ अटैच हैं ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जबकि कार्बन की कम है, तो ये भी हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर तो साथ में हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन के मुकाबले में कम है। तो बच्चे आपने सिर्फ एक ही एटम को नहीं देखना, साथ मौजूद तमाम एटम्स को देखना है। अगर किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली अटैच एटम से ज़्यादा हो जाएगी तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की कैटेगरी में फॉल करेगा, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग बना। आगे है OR। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप में CH3 डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो देखें डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन। अब इसका मुकाबला कर लें कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, तो दोनों के मुकाबले में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बच्चे ये हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब देखिए उन्होंने पूछा कि ऑर्थो एंड पैरा बता दें इनमें से कौन सा है, तो वो हमारे पास C1 वाला भी है और वो हमारे पास 4 वाला भी है। तो हम लोग ऑप्शंस के अंदर देखते हैं तो वो बीटा ऑप्शन यहाँ पे पड़ी हुई है जी, हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं जी एन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड upon the oxidation form the carboxylic acid as the only organic product with its molecular mass higher by the 14 units the organic compound is। बच्चे पहले तो मैं आप लोग को एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीडेशन होती किस तरह से है। हमारे पास सबसे पहले जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन की ऑक्सीडेशन से बन जाती हैं हमारे पास अल्कोहल्स। अब बच्चे जो अल्कोहल होती है दिस में भी प्राइमरी अल्कोहल, दिस में भी सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस में भी टर्शियल अल्कोहल। अगर तो प्राइमरी अल्कोहल होगी तो इसकी ऑक्सीडेशन से बनेगी एल्डिहाइड और उस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ आएँ तो इसकी ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन, और कीटोन की जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होती बट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रास्टिक कंडीशन जो कीटोन है वो भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना ही देता है। और अगर हम लोग टर्शियल अल्कोहल की बात करते हैं तो बच्चे इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये भी बात MCQs के तौर पर याद रखिएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होती ही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो है वो पॉसिबल नहीं होती। हमारे पास ऑक्सीडेशन का फिनोमेना जो है उसके अंदर पॉसिबल नहीं होता। अब देखें वो पूछ क्या रहा है, कहते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अब और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है बच्चे, तमाम ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहले है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल 2 कार्बन वाली लेते हैं लाइक CH3 CH2 OH। मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाता हूँ
दो कार्बन वाली प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, आपके पास दो कार्बन वाली एल्डिहाइड बन जाएगी। बच्चे इसी दो कार्बन वाली एल्डिहाइड की आप लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास दो कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। ये एक सिंपल सी बात है। अब देखें, अगर मैं मॉलिक्यूलर मैसेज की बात करता हूँ, अब बहुत सारे बच्चों के जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि हमने एल्डिहाइड के ऊपर ही क्यों नहीं रोका, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ क्यों लेकर गए। क्योंकि बच्चे जो एल्डिहाइड होते हैं दे आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जाकर बात को ख़त्म करना है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूँ तो दो कार्बन है 24, एक ऑक्सीजन है 16, तो 24 + 16 40, और 6 हाइड्रोजन है तो इसका मास बनेगा 46। यहाँ पर आएँ, दो कार्बन है 24, दो ऑक्सीजन है 32, तो 32 + 24 56 बनेगा, और साथ में 4 हाइड्रोजन है तो 60। तो बच्चे दोनों के दरमियान अगर आप लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं ना तो हमारे पास 14 का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं यही हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि बोथ बी एंड सी इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं है और रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर रहा है ये क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन हमारे पास अल्फा ही है। खैर मैं बाकी ऑप्शंस को भी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम लोग एल्डिहाइड को भी यहीं से जस्टिफाई कर लें कि आपने दो कार्बन वाली एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई, अब इसका मैथ्स देखें, दो कार्बन है तो 24, एक ऑक्सीजन है तो 16, तो 24 + 16 40, और 4 हाइड्रोजन है तो 44। बच्चे अगर यहाँ पर वो 14 की बजाय 16 लिख देता तो 60 - 16 44 आता है, तो तब आप लोगों ने एल्डिहाइड को जो है वो सिलेक्ट करना था। अगर मैं बात कर लूँ सेकेंडरी अल्कोहल की, तो बच्चे सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनती हैं, और कीटोन की ऑक्सीडेशन जनरली होती ही नहीं है, अगर हो भी तो ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर होती है। तो लाइक अगर मैं आपको सेकेंडरी अल्कोहल के एक एग्जांपल दे भी दूँ, ये बना जी CH3, ये आ गया जी COH, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया जी हमारे पास CH3। अब इसकी ऑक्सीडेशन से बन जाएगा आपके पास कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O, और CH3। तो बच्चे अगर आप लोग इसका मैच देखें तो तीन कार्बन है 36, एक ऑक्सीजन है तो 16 52 बना, और साथ में हमारे पास 8 हाइड्रोजन है तो इसका मैच भी हमारे पास आ जाएगा जी 60। अब 60 में से इसका है जो कीटोन बनी, इसमें टोटल कार्बन है हमारे पास तीन, 36, एक ऑक्सीजन है तो 36 प्लस ऑक्सीजन का 16 ऐड कर लें 52, प्लस 8 हाइड्रोजन है तो ये हमारे पास बन जाएगा 58। अब इनमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ 2 का, और वैसे भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर बात खत्म करनी है। तो बच्चे जब आप लोग इस कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, एक बनेगी HCOOH, और एक बन जाएगी आपके पास दो कार्बन वाली CH3COOH। तो इनमें से किसी के भी मैथ्स में डिफरेंस जो है वो 14 का नहीं आएगा। तो इसका मतलब ना आप लोगों के पास सेकेंडरी अल्कोहल हो सकती है, ना कीटोन हो सकती है, ना एल्डिहाइड। यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास सेल्फ ऑप्शन आ जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 42 के विच द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश टेस्ट, आपने अल्कीन और अल्काइन में फ़र्क करना है। बेयर्स रेजेंट टेस्ट, जिसमें KMnO4 होता है, लाइट पिंक कलर होता है, उसको डिस्चार्ज करना होता है। बच्चे ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है, मतलब एक कंपाउंड अनसेचुरेटेड हो एक सेचुरेटेड हो तो आप लोग इस टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्कीन और अल्काइन दोनों ही अनसेचुरेटेड हैं तो ये तो ऑप्शन ही होगा। बच्चे टॉलेंस रेजेंट टेस्ट, यही राइट ऑप्शन है। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमने तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर टॉलेंस रेजेंट टेस्ट ही नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो बच्चे टॉलेंस रेजेंट बोलते किसको हैं बेसिकली, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो कि रिपीटर्स हैं, जिन्होंने MD-CAT की क्लासेस ली हुई हैं, उन्हें तो इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा इस चीज़ को देख लें। बच्चे AgNO3 + NH4OH, इसी चीज़ को हम लोग टॉलेंस रेजेंट का तो टेस्ट टॉलेंस रेजेंट का नाम देते हैं। और आप लोगों ने सबसे लास्ट टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वो इनके साथ रिएक्ट करके कॉपर एसिटिलाइड्स वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि अल्कीन्स ये वाला टेस्ट शो नहीं कर रही होंगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बनेगी। चार्ली ऑप्शन आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म टेस्ट या तो अल्कोहल देती हैं या एल्डिहाइड्स देती हैं या कीटोन्स देंगी। अल्कीन और अल्काइन दोनों ही ये टेस्ट नहीं देती, तो इससे आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसी तरह से Br2 या CCl4 का टेस्ट है तो ये अल्कीन और अल्काइन दोनों ही देते हैं, ये भी अनसेचुरेशन टेस्ट है तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। डिस्टिंग्विश टेस्ट वो होता है जो एक चीज़ शो करेगी दूसरी शो नहीं करेगी, तो वह यहाँ पर टॉलेंस रेजेंट टेस्ट है, जो कि अल्काइंस तो शो कर सकते हैं, वो भी सारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस
लेकिन अल्कीन्स ये वाला रिएक्शन शो नहीं कर सकती, तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, कहता है which of the following prefix and suffix for the various class of organic compound does not match correctly। बच्चे अल्फा ऑप्शन में कहा क्या कि कीटोन के लिए हम लोग जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज एक्सो, और जो सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज O8। नो, यही गलत है बच्चे। कीटोन्स के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल की जाती है दैट इज ऑक्सो, और जो सुफिक्स इस्तेमाल की जाती है, सुफिक्स मतलब जो लास्ट पर चीज़ आएगी, मतलब अगर ये पेरेंट कंपाउंड है तो आप लोग इसका नाम कहाँ पर ख़त्म करेंगे, तो भाई हम लोग तो इसका नाम ख़त्म करते हैं ऑन के ऊपर। जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास है जी CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो मैं जब इसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम बनेगा प्रोपानोन, क्योंकि हम लोग आईयूपैक नेम के अंदर पढ़ते हैं कि कीटोन्स के लास्ट पर आना चाहिए ON नहीं ओन आना चाहिए। और अगर हम लोग प्रीफिक्स की बात करते हैं, प्रीफिक्स मतलब कीटोन वहाँ पर कोई प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और यहाँ पर आ जाता है COOH। अब यहाँ पर देखें COOH आ चुका है, ये प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप है, जबकि C डबल बॉन्ड और यहाँ पर प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इट विल एक्ट एज अ प्रीफिक्स। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, तो इसका मतलब 4 के ऊपर है आपका ग्रुप, तो आप लोग इसका नाम लिखेंगे 4-ऑक्सो। 4-ऑक्सो। टोटल कार्बन देख लें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन होने की वजह से पेंटानोइक एसिड, तो ये हमारे पास है वो इसका आईयूपैक नहीं बनेगा। तो खैर यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा ही हमें देखने को मिल गई, इसका मतलब बाकी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि बोथ वाली तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही ऑल ऑफ दीज वाली। तो थायोल्कोहल हो तो प्रीफिक्स के लिए मैरकेप्टो। मैरकेप्टो क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ मर्करी कैप्चरिंग एबिलिटी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और सुफिक्स के लिए थायोल इस्तेमाल होता है। अगर नाइट्राइल्स हों तो प्रीफिक्स के तौर पर सियानो और सुफिक्स के तौर पर नाइट्राइल, और अगर आपके पास एसिड हैलाइड हो तो प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल होगा और सफिक्स जो है वो ऑयल हैलाइड होगा। लाइक इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक आपके पास है जी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सुफिक्स एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो नाम बनेगा, 2 कार्बन है तो एथानॉइल क्लोराइड। लेकिन अगर ये भी फंक्शनल ग्रुप ना हो, लाइक C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड O OH, तो बच्चे 1 2 और थर्ड कार्बन के ऊपर आपके पास C डबल बॉन्ड O Cl है, तो इसकी वजह से आप लोग बोलेंगे 3 क्लोरोकार्बोनिल और 3 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पेंटानोइक एसिड। 3 क्लोरोकार्बोनिल भी बोला जा सकता है, और इसको हम लोग लाइक 2 के ऊपर ये ग्रुप अटैच है तो 2 क्लोरोकार्बोनिल भी बोल सकते हैं। दोनों तरह से ही ठीक होगा, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बुक के अंदर नहीं है। खैर यहाँ पर दोनों तरह से ही ये चीज़ बन सकती है। जो चीज़ बताने वाली है कि प्रीफिक्स के तौर पर आप लोग इसको हेलो कार्बोनिल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और सफिक्स के तौर पर जो है वो आप लोग इसको ऑयल हैलाइड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जी की कहता है विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू OH ग्रुप। बच्चे वो रिएक्शन होगा जिसमें OH ग्रुप के ऊपर कोई चेंज आ रही होगी। अल्फा में देखें, अब NO2 ग्रुप लगाए जा रहे हैं बेंजीन के हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो बच्चे ये तो होगा ड्यू टू बेंजीनिंग। बीटा ऑप्शन में आए, यहाँ पर देखें OH है Br2, ये बन रही है आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जिसमें वाइट PPT बनते थे ना, ये वो वाला डिस्टिंग्विश टेस्ट है। तो इसमें भी आप लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। जब आप लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये भी किसकी वजह से होगा? ड्यू टू बेंजीनिंग। यहाँ पर आए OH, हाइड्रोजन को रिमूव करके आप लोग Na अटैच करें सोडियम फेनोक्साइड, दिस रिएक्शन इज ड्यू टू OH ग्रुप, और यही आपके पास बेसिकली राइट ऑप्शन है। और अगर आप लोग डाटा के अंदर देखें तो इसमें बेंजीन के जो पाई बॉन्ड हैं वो ख़त्म कर दिए गए और इसको साइक्लोहेक्सानोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अगेन दिस इज ड्यू टू द बेंजीनिंग। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, आपने करेक्ट नेम बताना है। बच्चे अगर हम लोग करेक्ट नेम की बात करें, अब इसमें NH2 है और इसमें OH है। आप लोग चैप्टर नंबर 9 खोलें, बेंजीन के नोमेनक्लेचर के अंदर आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दी गई हुई है। उस प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर देखेंगे तो OH इज़ अ प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग आप लोग OH की तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे अगर हम लोग देखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये 5 और ये कार्बन नंबर 6। तो 5 के ऊपर NH2 मौजूद है, तो 5 अमाइनो, और कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH मौजूद है
और अल्कोहल है तो अल्कोहल का नाम जो है वो ओल के ऊपर ख़त्म करते हैं। 6 कार्बन होने की वजह से हेक्सेन, तो 2 हेक्सानॉल और 5 के ऊपर अमाइनो मौजूद है, तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी एन अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर द अल्कीन? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इसकी मदद से आप लोग अल्कीन को तैयार कर सकते हैं। अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिखा होता तो उससे अल्कीन तैयार होते हैं, फिर ये आपकी राइट ऑप्शन होनी थी, लेकिन यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है तो इस वजह से तैयार की जा सकती है अल्कीन, इससे ये राइट ऑप्शन नहीं है। आगे देखें, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। बच्चे विसिनल डाइहैलाइड मतलब 2 कार्बन और इन दोनों के साथ हैलोजेंस मौजूद हैं, आपने इसकी करवानी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो Zn के साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पर आप लोग KOH इस्तेमाल कर लें अगर, तो बच्चे 2 KOH अगर इस्तेमाल करें तो 2 के जो हैं वो 2 क्लोरीन को लेकर 2KCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, और ये जो 2 OH हैं वो 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब कि अल्काइन की प्रिपरेशन का मेथड है, तो ये अल्कीन का नहीं है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। 40 देख लें, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो बच्चे अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, तो अल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास है जी CH3 CH2 Br, और हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं QH। अब एक के एक Br को निकाल देगा और OH यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो पीछे बच जाएगा CH2, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये भी अल्कीन का एक मेथड है। डेल्टा में डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो बच्चे विसिनल डाइहैलाइड लाइक यही है हमारे पास, ऊपर भी मैंने ड्रा की कि CH सिंगल बॉन्ड CHCl, और डीहाइड्रोजनेशन करवानी है तो जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिंक दोनों क्लोरीन को लेकर रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ZnCl2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये भी अल्कीन का एक मेथड है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आएगा। बच्चे एक चीज़ क्लियर कर लेंगे, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, अगर वो यहाँ पर लिखता मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसकी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, तो बच्चे उससे बनती हैं अल्केन्स। और अगर आपके पास सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इससे जो चीज़ बनेगी दैट विल बी अल्कीन, और अगर आपके पास हो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो उससे जो चीज़ बनेगी दैट विल बी अल्काइन। यहाँ पर उसने अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड का जिक्र नहीं किया, तो इस वजह से हम लोग स्पेसिफिकली नहीं बता सकते थे कि इससे अल्कीन तैयार होती है या नहीं होती, लेकिन हम लोग इसको सिंपल सैचुरेटेड लेकर चलें तो अल्कीन तैयार हो सकती है, तो इस वजह से हमने इसको राइट ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल से ही अटैक होगा, ओनली का वर्ड यूज़ हुआ है। अब बच्चे C डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड और कीटोन, आप लोग रिएक्टिविटी निकालें एल्डिहाइड और कीटोन की, तो वहाँ पर SHS लिखा हुआ है कि इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, तो दोनों तरह से रिएक्शन हो सकते हैं। एल्काइल हैलाइड, बच्चे आप लोग इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड चैप्टर नंबर 10 के अंदर, और आप लोग इसके एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं C डबल बॉन्ड C अल्कीन की, तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोफाइल इजीली आकर अटैक कर सकते हैं, ये जितने भी रिएक्शन शो करते हैं ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसका मतलब कि आप लोगों के पास जो है वो राइट ऑप्शन बन सकता है। और डेल्टा के अंदर देखें तो COH, आपने 2 तरह के रिएक्शन पढ़े हुए हैं, OH बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है और CO बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है। अगर तो OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, और अगर CO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक होंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक भी शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक भी करता है, तो उन्होंने पूछा है कि सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल वाले रिएक्शन बताने हैं, तो तब हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है, कहता है जी आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक की कि आप लोग पॉजिटिव चीज़ को निकाल कर उसकी जगह पर पॉजिटिव चीज़ ऐड करते हैं, तो दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चे यहाँ पर देखें, आप लोग क्या कर रहे हैं, CH3 में Cl2 को ऐड करें, मतलब ये अल्केन का रिएक्शन है और अल्केन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन अल्केन्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि हमने फ्री रेडिकल का ही मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है ना, जिसके अंदर आप लोग एडिशन प्रोपागेशन
इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशंस को पढ़ती हैं। यहाँ पर आएँ तो इस क्लोरीन को उतारकर उसकी जगह पर OH लगाया जा रहा है। तो नेगेटिव को उतार कर जब नेगेटिव को ऐड करते हैं तो दिस वन इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो डबल बॉन्ड को ख़त्म करके सिंगल बॉन्ड बनाए जा रहे हैं तो दिस वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ फर्टिशन रिएक्शन, नॉट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि बच्चे डेल्टा ऑप्शन में देखें तो बेंजीन के हाइड्रोजन को उतारकर उसकी जगह पर Br को ऐड किया जा रहा है। तो ये वाला जो रिएक्शन है दिस वन इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों ने बेंजीन के यूनिट के अंदर पढ़ा भी हुआ है कि इसके अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं बेंजीन के, जिसमें आप लोग हेलोजिनेशन पढ़ के आए, नाइट्रेशन पढ़ के आए, सल्फोनेशन पढ़ के आए, अल्काइलेशन पढ़ के आए, एसाइलेशन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी अ डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर वो पूछता है, कहता है जी कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताएं। अगेन देखें कि नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक से ही उसने ना ये एमसीक्यूज उठा लिया चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो लिस्ट मौजूद है। अब देखें इसके अंदर COOH भी मौजूद है, इसके अंदर C डबल बॉन्ड O भी मौजूद है, इसके अंदर NH2 भी मौजूद है और इसके अंदर OH भी मौजूद है। और वो आपसे पूछता है कि बताएं इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो बच्चे सबसे पहले नंबर के ऊपर COOH ग्रुप मौजूद है, तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। बाकी अगर आप लोग इसको अरेंज करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास इन चारों में से COOH ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जो है वो मौजूद है, और उसके बाद हमारे पास OH मौजूद है, और लास्ट पर हमारे पास आ जाएगा NH2 ग्रुप। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि टर्शियल कार्बोक्सिल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज। टर्शियल कार्बोक्सिल हैलाइड में हमने क्या पढ़ा था, वो सिर्फ SN1 शो करते हैं, SN2 टर्शियल कार्बोक्सिल हैलाइड शो नहीं करते। रीज़न क्या है? देखिए बच्चे, टर्शियल अल्काइल हैलाइड वो होगी हमारे पास, लाइक अगर ये कार्बन है और इसके साथ 3 क्लोरीन है तो इसके साथ तीनों तरफ कार्बन। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा दें, और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा दें। अब बच्चे किसी न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक करना है तो इस तरफ से तो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करने से रहा, क्योंकि इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ से अटैक हो नहीं सकता। और अगर इस तरफ से आप लोग इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाना चाहते हैं तो बच्चे देखें यहाँ पर हजूम है, यहाँ पर रश पड़ा हुआ है एटम्स का ना, तो OH नेगेटिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, जिसको हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम देते हैं इन सेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि जब आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं जो किसी भी चीज़ को आकर रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसको हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम देते हैं। तो हम लोग कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शियल कार्बोक्सिल हैलाइड जो है वो SN2 का मैकेनिज्म शो नहीं कर सकते। जबकि जो प्राइमरी कार्बोक्सिल हैलाइड होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इस तरह से CH3 ग्रुप होगा, तो अगर OH नेगेटिव लेट्स सपोज यहाँ से अटैक नहीं कर पा रहा तो OH नेगेटिव यहाँ से आ जाए, वो यहाँ से आकर इसके ऊपर जो है वो अटैक कर देगा। एज़ कम्पेयर टू दिस वन इसके पास हिंड्रेंस जो है वो कम होती है, रुकावट कम होती है, तो प्राइमरी कार्बोक्सिल हैलाइड SN2 शो करेंगे लेकिन टर्शियल शो नहीं करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। अल्फा में कहता है द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल, बच्चे SN2 में तो कार्बोकेटाइन बनते ही नहीं है, वो तो बनते ही SN1 के अंदर है ना, तो ये तो राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकती। 40 में कहता है देयर इज इंडक्टिव इफेक्ट, तो बच्चे मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक रीज़न है दैट इज़ द स्टेरिक हिंड्रेंस। और रेट ऑफ रिएक्शन में कहता है कि ये फास्टर होता है SN2 में। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका ताल्लुक होता है दो चीज़ों के साथ, अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन के साथ और न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन के साथ। लेकिन यहाँ पर तो उन दोनों में से किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं हो रहा, तो वो तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि टर्शियल कार्बोक्सिल हैलाइड क्यों रिएक्शन शो नहीं करते। तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस से इसका जो है वो बेसिकली राइट ऑप्शन है। डेल्टा वाला अलग से MCQs बन सकता है कि SN2 का मैकेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चे ये दो चीज़ों की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगी और दूसरे हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल होती है, तो ये दोनों इसके राइट ऑप्शन के तौर पे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है डज नॉट मैच करेक्टली फॉर एथेनॉल एंड फिनॉल। अल्फा में कहता है कि एथेनॉल लिक्विड, बिल्कुल ठीक है, फिनॉल जो होती है वो सॉलिड होती है। बीटा में कहता है कि ऑर्गेनिक एसिड के साथ एथेनॉल एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो तो ईस्टर बनता है, ठीक है। और फिनॉल में कहता है कि नो रिएक्शन नहीं होता ऑर्गेनिक एसिड के साथ, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 40 में कहता है जी कि जो Br2 और वाटर के साथ एथेनॉल है ये रिएक्शन नहीं देती और फिनॉल जो है वो टेस्ट देती है, वाइट PPT बनाती है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs अलग से पूछा जा सकता है
कि देखें आपने वो जो टेस्ट पढ़ा था जिसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, इस तरह से करके ना आप लोगों के पास एक रिएक्शन है। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। फिनॉल ये वाला टेस्ट दे सकती है जबकि अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देती, तो ये अलग से एक एमसीक्यूज है। डेल्टा में कहता है कि अगर आप लोग एथेनॉल का रिएक्शन करवाएं तो डिहाइड्रेशन होती है, ओनली ईथर इज फॉर्म्ड। नो बच्चे, सिर्फ ईथर नहीं बनती। रिकॉल करें चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिहाइड्रेशन वाले कंसेप्ट को ना, आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप लोगों के पास इस तरह से एथेनॉल हो लाइक CH3 CH2 OH और आप लोग H2SO4 इस्तेमाल करें इन द प्रेजेंस ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस, तो डिहाइड्रेशन होती थी, तो बच्चे अल्कीन बनती है। और अगर आप लोग यही रिएक्शन 2 मोल ले लें एथेनॉल के और रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस, तो फिर एथेनॉल अल्कीन ही बनेगी, बल्कि यहाँ पर ईथर की जो है वो फॉर्मेशन हो रही थी। तो फिर बच्चे हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा बनेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन के नतीजे में सिर्फ ईथर नहीं बनती बल्कि डिहाइड्रेशन के नतीजे में ईथर भी बनती है और अल्कीन भी यहाँ पर फॉर्म हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि तमाम के तमाम एरोमेटिक कंपाउंड हैं एक्सेप्ट। बच्चे एरोमेटिसिटी आपकी बुक के रिलेटेड हक्कर रोल को छोड़ देंगे, वो ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती इन टेस्ट के अंदर, सिर्फ बेंजीनिंग को याद रखें। अब नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन के अंदर क्या है कि 2 बेंजीनिंग्स आपस में अटैच होती हैं, तो जारी बात है बेंजीनिंग आ गई तो ये एरोमेटिक होएगा ही होएगा। बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड में बेंजीनिंग के साथ आप लोग COOH ग्रुप को अटैच कर देते हैं, ये भी एरोमेटिक होगी। टोलीन आप लोग बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप को अटैच कर देते हैं, ये भी एरोमेटिक होगी। साइक्लोहेक्सानोल, हेक्सानोल, बेंजीन पाई बॉन्ड खत्म हो गए, अब साइक्लोहेक्सानोल सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, अब इसके साथ एरोमेटिसिटी का ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट थ्रू द SN2 मैकेनिज्म मोस्ट रेडिली। कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बच्चे? न्यूक्लियोफाइल याद रखें वो होता है अच्छे वाला जिसका साइज बड़ा हो या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाए तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो है वो बन सकता है। ऑप्शन देखें बच्चे, सभी के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मौजूद है और ये अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बिना के ऊपर तो अब आप लोग डिसाइड करने से रहे कि इनमें से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन जो साथ वाली चीज़ें हैं वहाँ पर देखें बच्चे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर है आर ग्रुप। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब CH3 ग्रुप। अगर आप लोगों को याद हो जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़े थे तो आप लोगों ने CH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पर पढ़ा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो ऑक्सीजन की जो बुक होती है ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसको कम कर देता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकते हैं किसी न किसी रिएक्शन के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया कि वो कंपाउंड बताएं जिसके अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ हिब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व। अब बच्चे इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, मतलब ये अल्केन्स हैं तो इसके अंदर sp3 हिब्रिडाइजेशन होएगी। यहाँ पर आएँ तो सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अगर तो डबल बॉन्ड है तो sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी। अगर आप लोग बच्चे यहाँ पर आते हैं थर्ड वन के अंदर, तो इसमें डबल बॉन्ड और इन दोनों कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ sp2 हिब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp हिब्रिडाइजेशन होती है। पूछा ये गया कि किसके अंदर एक से ज़्यादा तरह की हिब्रिडाइजेशन है, तो बच्चे ये वाली जो ऑप्शन है ना, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, सिर्फ sp2 होनी चाहिए थी। तो बच्चे इन कार्बन की तो sp2 ही होगी, लेकिन ये कार्बन जिसका सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना है, ये sp3 शो करेंगे। तो यहाँ पर फिर हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा कि टू ओनली, डेल्टा ऑप्शन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया कि इनमें से प्रोपागेशन स्टेप कौन सा है। बच्चे प्रोपागेशन स्टेप की आइडेंटिफिकेशन याद रखें,
रिएक्टेंट साइड पे भी फ्री रेडिकल होता है और प्रोडक्ट साइड पे भी फ्री रेडिकल होता है। और फ्री रेडिकल दो चीज़ों के ही बनेंगे, या तो मिथाइल ग्रुप के, अल्काइल ग्रुप के, या फिर क्लोरीन के। ये सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है, इसको याद रख लें, आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यहाँ पर देखें रिएक्टेंट साइड पर रेडिकल है, प्रोडक्ट साइड पे भी रेडिकल है, लेकिन हाइड्रोजन का रेडिकल तो बनते नहीं है, या मिथाइल अल्काइल का बनेगा या क्लोरीन का बनेगा। बीटा में देखें, अब क्लोरीन का रेडिकल और CH3 के ऊपर दिया गया पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चे पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं हो रही, हम लोग फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन ही होगा। 40 में आए देखें, क्लोरीन के ऊपर भी फ्री रेडिकल और इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल, तो एक तरफ अल्काइल का रेडिकल और एक तरफ क्लोरीन का रेडिकल, यही राइट ऑप्शन है। डेटा में अगेन हाइड्रोजन का रेडिकल बना हुआ है, तो ये भी आपके पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर 40। मैं तीनों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। अगर इनिशिएशन का पूछे तो बच्चे इनिशिएशन के अंदर रिएक्टेंट साइड पे रेडिकल होंगे, जबकि प्रोडक्ट साइड के ऊपर कोई भी रिएक्टेंट साइड पर रेडिकल नहीं होगा और प्रोडक्ट साइड पर जो है वो रेडिकल मौजूद होगा। अगर हम लोग प्रोपागेशन की बात करें तो दोनों तरफ जो है वो रेडिकल्स मौजूद होंगे। और अगर हम लोग टर्मिनेशन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ टर्मिनेशन आपके पास प्रोडक्ट साइड की तरफ नो रेडिकल, जबकि रिएक्टेंट साइड की तरफ रेडिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों ने याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उसने करेक्ट नेम पूछा हुआ है। अब देखें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड आए वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, 3 के ऊपर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, बच्चे ये ऑप्शन गई, ये भी ऑप्शन गई, तो 3 मिथाइल आ गया। आगे चलें, 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है और 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाई आइन, ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। ये क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे यहाँ पर उसने एन पूरा कर दिया। जब एन पूरा कर दिया तो वो ये कहना चाह रहा है इस नाम के अंदर कि भाई अल्केन के ऊपर नाम ख़त्म कर दें, लेकिन अल्केन तो पेरेंट नेम नहीं है ना। यहाँ पर पेरेंट नेम है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आपने जब नाम देना है तो एन के ऊपर ख़त्म नहीं करेंगे, आइन के ऊपर ख़त्म करेंगे ना, तो YNE। अगर वो सिर्फ यहाँ से ई को ख़त्म कर दे तो बच्चे कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए इस भी ऑप्शन के साथ, तब हमारे पास बीटा भी ऑप्शन ठीक हो सकता था, अल्फ़ा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ई का आना ये आपको इस ऑप्शन से निकाल देता है। आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो अल्फ़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, कहता है जी कंसिडरिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, बताएं जी क्या है। सबसे पहले आपके पास है जी एक अल्केन, आपने उसका Br2 के साथ जो है वो रिएक्शन करवाया। जब बच्चे आप लोग अल्केन का Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक ब्रोमीन जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी ना, तो CH3 CH और यहाँ पर आ जाएगा CH3, मतलब एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन को हटाकर लगाना था। बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ब्रोमीन इसी कार्बन के ऊपर क्यों लगाया, इसके ऊपर भी तो लगा सकते थे, इसके ऊपर भी तो लगा सकते थे। बच्चे चले मैं इस तरफ लगा के बता ही देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लगा देता। अब बच्चे यहाँ पर अगर मैं ब्रोमीन लगा रहा हूँ तो देखें ये बेसिकली ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, इस पर अमीन को उतार दूँ, लेट्स सपोज ये फ्री रेडिकल है एक, और अगर इस पर अमीन को हटा दूँ यहाँ पर फ्री रेडिकल है, तो बच्चे ये वाला कार्बन आगे सिर्फ एक के साथ अटैच है, दिस वन इज़ प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये वाला कार्बन आगे दो के साथ डायरेक्टली अटैच है, दिस वन इज़ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से बच्चे यही वाली जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बनेगी, ये प्रोडक्ट प्रेफरेबल नहीं है। फिर आप लोगों ने इसका अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करवाया। बच्चे रिकॉल करें अल्कीन्स के रिएक्शन, जब आप लोग अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करवाते थे तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती थी। तो एक बार अमीन उतार दें और किसी भी साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन उतार दें। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को उतार देते हैं, तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर आपने एडिशन ऑफ वाटर करवानी है H2SO4 AgSO4 मर्क्यूरी की मौजूदगी में,
तो बच्चे जब आप लोग इसमें वाटर को ऐड करवाएंगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके पास कम हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर CH3 बन जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ऑप्शन देख लें, CH3 CH के साथ OH और CH3, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बीटा बन जाएगी। आप लोग डेल्टा को सिलेक्ट नहीं कर सकते, मार्कोनिकोव रूल लगा यहाँ पर OH उस कार्बन के पास क्या विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनके बारे में ठीक है, दोनों अल्कीन्स के बारे में। नाइदर में बी पॉलीमराइज्ड, बच्चे दोनों के दोनों एडिशन पॉलीमराइजेशन देंगे। जब भी डबल बॉन्ड आएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, तो ये तो राइट ऑप्शन ही है। कहता है नाइदर रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। बच्चे अगर मैं ब्रोमीन ऐड करूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे करता हूँ, तो एक ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें एक ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। इसका नाम देखूंगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन। इसका नाम देखूंगा तो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन तो किसी भी केस में नहीं बन रहा, और वो भी तो यही कह रहा है कि नाइदर रिएक्ट विद द ब्रोमीन टू गिव दिस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यही मेरे पास राइट ऑप्शन बन सकती है। 40 में देखें, नाइदर रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द ब्यूटेन। तो बच्चे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड करेगा ही करेगा और वो ब्यूटेन बनाएगा, तो दोनों ही ये करेंगे, ये भी राइट ऑप्शन ही है। नाइदर एग्जिबिट द सिस्टर्स आइसोमरिज्म। तो बच्चे यहाँ पे देखें, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये तो सिस्टर्स आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन और CH3, इसमें भी हाइड्रोजन और CH3, तो ये सिस्टर्स आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी राइट ऑप्शन ही बनेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि नाइदर एक्टिवेट, इनमें से कोई भी एक्टिवेट नहीं करता, तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, a mixture of ethyl iodide and n-propyl iodide is subjected to Wurtz reaction, the saturated hydrocarbon that will not be formed, जो कि नहीं बनेगा। बच्चे वुड्स रिएक्शन देखें, आपके पास इथाइल आयोडाइड है, CH3 CH2 आयोडीन, वुड सिंथेसिस में सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और साथ में आपके पास है जी प्रोपाइल आयोडाइड, तो इसके साथ आके हमारे पास 3 कार्बन। अब बच्चे इनको निकाल दें, पीछे देखें, 2 कार्बन ये और 3 कार्बन ये, पांचों कार्बन आपस में अटैच होंगे, पेंटेन बन सकती है, तो ये तो बनेगी बनेगी। अब एन ब्यूटेन, प्रोपेन और एनहेक्सेन को देखें। बच्चे देखें, आपके पास मिक्सर है ना इथाइल आयोडाइड का, तो इथाइल आयोडाइड के मालिक्यूल भी तो आपस में रिएक्शन कर ही सकते हैं। तो अगर 2 इथाइल आयोडाइड के मालिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ये निकल गए यहाँ से 2Na की फॉर्म में, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन आपस में अटैच होंगे, 4 कार्बन वाली अल्केन बन जाएगी, ब्यूटेन भी बन जाएगी। और अगर प्रोपाइल आयोडाइड तो आपस में मिल जाए, तो 3 कार्बन इस तरफ से आएंगे, 3 कार्बन इस तरफ से आएंगे, तो हेक्सेन भी तो बन ही जाएगी, प्रोपेन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो इसका मतलब यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली ऑप्शन, और उन्होंने यही तो पूछा था ना कौन सी नहीं बन सकती। क्वेश्चन नंबर 60 में आए मादा करेक्ट स्टेटमेंट, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो बच्चे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल की बात करें, ठीक है, फिनॉल OH, यहाँ पर आएगा NO2 और यहाँ पर भी आएगा NO2। बच्चे जब भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से अटैच कर दिए जाते हैं, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ना, वो वीक हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचे जाना शुरू हो चुके होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड वीक होगा तो ये सोल्यूशन में चला जाएगा हाइड्रोजन, और जब ये सोल्यूशन में चला जाएगा तो हमें कहना चाहिए कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो ये तो राइट ऑप्शन ही हुआ। फिनॉल डिकम्पोजेज Na2CO3 टू लिबरेट द CO2। बच्चे एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल का टॉपिक निकालें, वहाँ पर SHS लाइन लिखी है कि फिनॉल CO2 को लिबरेट करने की सलाहियत नहीं रखता, ये वीक एसिडिक होता है, तो ये राइट ऑप्शन ही है। प्राइमरी अल्कोहल कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। बच्चे प्राइमरी अल्कोहल की एक चीज़ याद रखिएगा, ये एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और ये बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो वह बेस क्या करेगी, इससे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवा लेगी, निकाल लेगी, तो पीछे जो चीज़ बच जाएगी दैट विल बी CH3 CH2 नेगेटिव। तो चूंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, तो इट कैन डोनेट द प्रोटॉन एज वेल एज, अगर अब आप लोग इसका किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करने की भी सलाहियत रखेगा,
क्योंकि एसिड जो है वो डोनेट कर देगा और ये एक्ट करेगा एज अ बेस, तो वो उससे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एज वेल एज डोनेट अ प्रोटॉन। तो ये ऑप्शन हमारे लिए किसी हद तक ठीक है। डाटा में देखें कहता है प्राइमरी अल्कोहल वेपर्स व्हेन पास्ड ओवर द हीटेड एल्यूमिना अंडरगो द डिहाइड्रोजनेशन। बच्चे एलुमिना Al2O3 340 से 450 तक वाला रिएक्शन अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, दूसरा मेथड है तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ पर होती है डिहाइड्रेशन नॉट डिहाइड्रोजनेशन। तो इसका मतलब ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 40 है। तो बच्चे ये हमारा स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट था 2024 के अंदर। कोशिश की मैंने कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस ना करें, इसके साथ जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम लोग रिकॉल करें। तो ये बच्चे हमारा टेस्ट 2022 जो हमारे पास 2025 का टेस्ट है वो 22 को होने जा रहा है। बेस्ट विशेज़ फॉर दैट टेस्ट। अल्लाह ताला की ज़ात है वो आप लोगों को कामयाब करे। आप में से कोई भी बच्चा यूनिट्स को 1-to-1 क्लासेस के अंदर पेड क्लास के अंदर पढ़ना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।